नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल एनएम्स एकेडमी एंड एआई फॉर एग्जाम में। नमस्ते। तो आज हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। हम सिर्फ कुछ नाम और जगहों रटने नहीं वाले, बल्कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण की जो लगभग 70 साल लंबी कहानी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके उतार चढ़ाव देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सफर 1957 से शुरू होता है और आज तक जारी है। अच्छा। हर अभयारण्य की स्थापना, चाहे वो सबसे पहला हो या सबसे बड़ा या फिर सबसे नया, वो हमें उस दौर की सोच के बारे में कुछ बताती है। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं है, एक तरह से इतिहास की भी पड़ताल है। बिल्कुल। और हाँ, इसे यादगार बनाने के लिए हमारे पास कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं पंखों वाले निवासियों से। मेरा मतलब है पक्षी विहारों से। हाँ, इनके नाम और जगहें अक्सर परीक्षाओं में बहुत उलझाती हैं। लिस्ट में पहला नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में। पर इसका नाम तो बदल गया है ना? हाँ, अब इसका असली नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। अच्छा। और इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। आजाद पंछी उन्मुक्त उन्नाव गगन में उड़ते हैं। ये अच्छी है। लेकिन यहाँ नाम बदलने से ज्यादा जरूरी एक और तथ्य है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ओह, सबसे पहला। जी, यहीं से प्रदेश में पक्षी संरक्षण का एक संगठित प्रयास शुरू हुआ। अच्छा, तो ये कहानी का पहला पन्ना है। ये जानना दिलचस्प है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय नायकों से भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सबसे पुराना है, तो फिर पैमाने में सबसे विशाल कौन सा है? उसके लिए हमें कन्नौज चलना होगा। लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी। इसका नाम ही इसके आकार का संकेत देता है। और इसे याद रखने का तरीका तो और भी शानदार है। कौन सा तरीका? कन्नौज किस चीज के लिए मशहूर है? इत्र के लिए। बस, तो ट्रिक है, कन्नौज का इत्र इतना तेज है कि उसे सूंघकर लाखों लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कोई नहीं भूल सकता। तो ये सिर्फ नाम का लाख नहीं है, वाकई में सबसे बड़ा है। जी हाँ, लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। 80 वर्ग किलोमीटर। हाँ, इसका विशाल क्षेत्रफल इसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव बनाता है। तो सबसे पुराना उन्नाव में और सबसे बड़ा कन्नौज में, ये तो साफ हो गया। अब एक ऐसा नाम है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, पटना पक्षी विहार। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये लगता है कि ये बिहार में होगा। और यही वो सवाल होते हैं जो परीक्षा में फंसाते हैं। ये बिहार में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। एटा में? इसकी ट्रिक भी बड़ी सीधी है। किसी को पटाना है तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो, मतलब एटा। लेकिन इस नाम में एक और खासियत छिपी है। वो क्या? ये प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे छोटा? जी, इसका क्षेत्रफल सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर है। तो एक ही जगह से दो बातें पता चलती हैं। एक, कंफ्यूजिंग लोकेशन, और दूसरा, सबसे छोटा होने का तथ्य। कमाल है। मतलब हमें ये भी समझना होगा कि संरक्षण के लिए सिर्फ बड़े जंगलों की नहीं, बल्कि ऐसे छोटे पॉकेट्स की भी बहुत अहमियत है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, ओखला पक्षी विहार, जो नोएडा में है। कंक्रीट के जंगल के बीच एक असली जंगल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे सबसे अनूठा बनाती है। दिल्ली और नोएडा के बीचों बीच, यमुना नदी के किनारे। सही है। ये शहरी विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन की चुनौती का एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब नए शहर बनेंगे तो इस तरह के ग्रीन जोन को प्लानिंग के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही शामिल करना होगा? बिल्कुल। ओखला हमें यही सबक सिखाता है। यहाँ आने वाले पक्षियों को हर साल बढ़ते प्रदूषण, शोर और घटते वेटलैंड से जूझना पड़ता है। समझ गया। अब दो ऐसे नाम हैं जो सुर से शुरू होते हैं और अक्सर एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक है सुरहताल बलिया में, और दूसरा सुर सरोवर आगरा में। हाँ, इनमें कैसे फर्क करें? पहले सुरहाताल की बात करते हैं, जो बलिया में है। इसकी ट्रिक है, बलिया के लोग बागी माने जाते हैं, इसलिए उनके सुर हमेशा ऊंचे रहते हैं। अच्छा। इसका एक और नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है। और आगरा वाला सुर सरोवर? उसे कीथम झील भी कहते हैं। और आगरा का नाम आते ही तानसेन याद आते हैं। तो ट्रिक है, तानसेन के सुर ने आगरा में आग लगा दी। ये भी अच्छी ट्रिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो दोनों को अलग करती है। सुर सरोवर एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, मतलब वेटलैंड, माना गया है। ओह। ये दर्जा उन वेटलैंड्स को मिलता है जो जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर जलीय पक्षियों के लिए। तो सुर सरोवर को वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्राप्त है। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब कुछ और विहारों को देखते हैं। सूची में कई नाम हैं जिन्हें हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे सांडी पक्षी विहार और बखीरा पक्षी विहार।
हाँ, और इन्हें याद रखना भी आसान है। सांडी है हरदोई में। हरदोई। ट्रिक है हर कोई सांड से बचकर चलता है। ठीक है। और बखीरा है संत कबीर नगर में। इसके लिए ट्रिक है संत कबीर को खीर बहुत पसंद थी। खीर से बखीरा। हाँ। मैनपुरी और गोंडा में भी एक है, समान पक्षी विहार और पार्वती अर्गा। जी, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। ट्रिक है मैनपुरी की कचौड़ी सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। और गोंडा में है पार्वती अर्गा। ये असल में पार्वती और अर्गा नाम के 2 झीलों को मिलाकर बना है। अच्छा, 2 झीलें। हाँ, ट्रिक है गोंडा के लोग पार्वती की गोद में रहते हैं। ये तो अच्छा है। और बाकी बचे नामों का क्या, जैसे विजय सागर, भीमराव अंबेडकर, समसपुर और शेखा झील? इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। विजय सागर है महोबा में। ट्रिक, मोहब्बत में हमेशा विजय नहीं मिलती। ठीक। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है प्रतापगढ़ के बैंती में। ट्रिक, प्रताप उसी का है जिसने अंबेडकर जी का संविधान पढ़ा है। ये ट्रिक्स वाकई काम की हैं। बिल्कुल। समसपुर है रायबरेली में। ट्रिक, सबकी राय समान होना मुश्किल है। रायबरेली से राय, समसपुर से समान। सही है। और आखिरी है शेखा झील, जो अलीगढ़ में है। यह एक झील है जिसे पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है। ट्रिक, अली भाई शेखी बहुत बघाड़ते हैं। तो ये तो बात हुई पंखों वाले मेहमानों की, लेकिन इन्हीं जंगलों में कुछ बड़े जानवर भी रहते हैं। उनकी कहानी तो और भी पुरानी है। हाँ, अब हम वन्य जीव अभयारण्यों की दुनिया में उतरते हैं और यहीं से हमारी 70 साल की यात्रा का शुरुआती बिंदु मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा, चंदौली में। हाँ, इसकी ट्रिक तो नाम में ही छिपी है। चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद्र से चंदौली। यहाँ साल बहुत महत्वपूर्ण है, 1957। यह आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण की नींव का पहला पत्थर है। और एक दिलचस्प बात, यहाँ एशियाई शेरों को बसाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास भी किया गया था। एक मिनट, एशियाई शेर उत्तर प्रदेश में? ये तो मैंने पहली बार सुना है। लेकिन आपने कहा कि प्रयास किया गया था, मतलब ये सफल नहीं हुआ? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ शेरों को यहाँ लाया तो गया था और शुरुआत में उनकी संख्या बढ़ी भी, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो गए। अच्छा। इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि उनके लिए शिकार का आधार मतलब प्रे बेस उतना मजबूत नहीं था, और शायद उस समय की निगरानी और प्रबंधन तकनीकें भी उतनी उन्नत नहीं थी। सिखाता है कि सिर्फ जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल, पूरे इकोसिस्टम को उसे सपोर्ट करना पड़ता है। ये तो वाकई एक बड़ा सबक था। चलिए अब 1957 से आगे बढ़कर प्रदेश के उत्तरी छोर यानी तराई के इलाके की तरफ चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उसके आसपास किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। और इन्हें अलग अलग देखना एक गलती होगी। क्यों? दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी का किशनपुर अभयारण्य और बहराइच का कतरनिया घाट, ये तीनों मिलकर एक टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाते हैं। ये टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा जंगल है? ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अलग अलग जंगल नहीं है, बल्कि एक बड़ा जुड़ा हुआ गलियारा है। अच्छा। ये बाघों और दूसरे जंगली जानवरों के लिए एक तरह का सुपर हाईवे है, जहां वे बिना किसी बड़े इंसानी रुकावट के एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकते हैं। वाह, मतलब ये बाघों का सुपर हाईवे है, आप कह सकते हैं। इससे उनकी आबादी स्वस्थ रहती है और जेनेटिक विविधता बनी रहती है। कतरनिया घाट तो घड़ियालों और डॉल्फिन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, अब अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़े जानवर यानी हाथी के नाम पर भी तो एक अभयारण्य है, हस्तिनापुर। हाँ, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। और ट्रिक भी यही है कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है, तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत कई जिलों में फैला हुआ है। इसका विशाल आकार गंगा के किनारे के दलदली घास के मैदानों यानी खादर को सुरक्षित रखता है। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये बारहसिंघा मतलब स्वैम्प डियर का एक बहुत महत्वपूर्ण निवास स्थान है। तो कहानी का एक सिरा है विशाल हस्तिनापुर, तो फिर दूसरा सिरा यानी सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? उसके लिए हमें बुंदेलखंड के ललितपुर चलना होगा। यहाँ है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। महावीर स्वामी। और इसकी ट्रिक में एक मजेदार विरोधाभास है। नाम महावीर है, पर है ये सबसे छोटे। अच्छा। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और यह बुंदेलखंड के सूखे और पथरीले इलाके के अनोखे वन्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बुंदेलखंड की बात चली रही है तो चित्रकूट का रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं आता है। हाँ, इसकी ट्रिक है, चित्रकूट में भगवान राम के साथ रानी सीता भी थीं, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में इसे लेकर कोई बड़ी खबर आई है। आपने बिल्कुल सही सुना।
और ये हमारी संरक्षण की कहानी का सबसे नया अध्याय है। रानीपुर अब सिर्फ एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, तो फिर इसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व, इससे जमीनी स्तर पे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या अब यहाँ सिर्फ एक बोर्ड बदल जाएगा या कुछ ठोस बदलाव भी होंगे? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलते ही उस जगह को NTCA मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अतिरिक्त फंड मिलता है, तकनीकी सहायता मिलती है। अच्छा, हाँ, यहाँ संरक्षण के नियम और भी कड़े हो जाते हैं, निगरानी बढ़ जाती है, और सबसे जरूरी बात, ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर का काम करता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। अब कुछ खास अभयारण्यों की बात करते हैं, जैसे चंबल के बीड़ों वाला राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य। हाँ, ये आगरा और इटावा में फैला है और ये भारत के सबसे अनूठे अभयारण्यों में से एक है। ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए? हाँ, इसीलिए इसे घड़ियालों की नर्सरी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। और वाराणसी में भी तो एक कछुआ अभयारण्य है। एक इतने व्यस्त शहर के बीच में ये कैसे संभव है? हाँ, ये भी एक अनोखा प्रयोग है। गंगा नदी के 7 किलोमीटर के हिस्से को अभयारण्य घोषित किया गया था। नदी के हिस्से को? जी, इसका मुख्य उद्देश्य उन कछुओं का संरक्षण करना था जो नदी को प्राकृतिक रूप से साफ रखने में मदद करते हैं। ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास सिर्फ घने जंगलों तक ही सीमित नहीं है। अब कुछ और नाम बचे हैं, जैसे कैमूर, सुहागी बरवा और सुहेलवा। कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ट्रिक है, कैमरा लेकर सोने जैसे सुंदर नजारों की फोटो खींचो। कैमरा से कैमूर, सोने से सोनभद्र। बिल्कुल। फिर आते हैं 2 मिलते जुलते नाम। एक है सुहागी बरवा, महाराजगंज में। इसकी ट्रिक तो मुझे याद है, थोड़ी अजीब है, लेकिन शायद इसीलिए हमेशा याद रहेगी। महाराज की सुहागरात। बिल्कुल, कभी कभी सबसे अजीब ट्रिक्स ही सबसे असरदार होती हैं। हाँ। और दूसरा है सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य, जो श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में फैला है। इसकी ट्रिक है कि बलराम जी अपने हल के लिए प्रसिद्ध थे। हल से सुहेलवा, ये तो कमाल का दौरा रहा। अगर अब परीक्षा से ठीक पहले किसी को सब कुछ दोहराना हो, एक चीट शीट बनानी हो, तो उसमें सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? चलिए एक नजर में देखते हैं। पक्षी विहारों में 3 बातें। हाँ। सबसे पुराना नवाबगंज उन्नाव में, सबसे बड़ा लाख बहोशी कन्नौज में, और सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा में। ठीक। और वन्यजीव अभयारण्यों में? वन्यजीव अभयारण्यों में भी यही पैटर्न। सबसे पुराना चंद्रप्रभा चंदौली 1957, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, और सबसे छोटा महावीर स्वामी ललितपुर। और एक चीज और। हाँ, इन सब के ऊपर एक और तथ्य जो हमेशा याद रखना है। उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क दुधवा, जो लखीमपुर खीरी में है। वाकई इन ट्रिक्स और कहानियों ने इन सूखे तथ्यों को बहुत दिलचस्प बना दिया है। बिल्कुल। और जब आप इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो 1957 के चंद्रप्रभा से लेकर हाल ही में घोषित हुए रानीपुर टाइगर रिजर्व तक उत्तर प्रदेश में संरक्षण की 70 साल की यात्रा की एक पूरी तस्वीर उभरती है। ये दिखाता है कि चुनौतियां बदली हैं, तरीके बदले हैं, लेकिन संरक्षण का प्रयास लगातार जारी है। जी, एक शानदार पड़ताल थी। उम्मीद है कि अब ये नाम, स्थान और उनके पीछे की कहानियां सभी को याद रहेंगी। हाँ। ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में संरक्षण की प्राथमिकताएं क्या होंगी। क्या शहरी क्षेत्रों के पास ओखला जैसे और छोटे ग्रीन लंग्स बनाने पर जोर होगा, या रानीपुर जैसे बड़े और जुड़े हुए गलियारों को मजबूत करने पर? शायद जवाब दोनों के संतुलन में छिपा है। शायद। Subscribe, like, comment, and share.